अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 3 नवंबर 2024। गुज़िश्ता रात एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, लेकिन उस डेवलपमेंट के बाद पैदा होने वाला मुमकिना आईनी बहरान क्या है, ये हम इस व्लॉग में बात करते हैं। और अब हम सबको मालूम है कि वो डेवलपमेंट है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो इजलास जिसने अब आईनी बेंचेस बनाने हैं। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जस्टिस याया आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जो आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम, उसको उसकी तौसीक कर दी है, उसको तस्लीम कर लिया है जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर। और इसके अलावा ये कि क्या अब वो पीछे हट गए हैं तमाम तर चीज़ों से, तो इससे मुतालिक भी कुछ हकाइक आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि क्या वाकई ही जस्टिस याया आफरीदी 26वीं आईनी तरमीम की हियत को, 26वीं आईनी तरमीम की जो लीगैलिटी है उसको मंजूर कर रहे हैं, या फिर उसकी लीगैलिटी ही की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए ये जुडिशल कमीशन का इजलास उन्होंने बुलाया है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद रद्दोबदल करने की कोशिश की गई है, तो हर गुजरते दिन के साथ एक कदम हम आईनी और कानूनी बहरान की तरफ जा रहे हैं या कोई हल भी निकल सकेगा। तो गुज़िश्ता रात ये हुआ कि जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बतौर चेयरमैन तलब किया। अब इससे पहले की रिवायत ये थी जुडिशल कमीशन की कि पहले ये हुआ करता था कि चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन ना सिर्फ इजलास बुलाते थे बल्कि एजेंडा भी वही तय करते थे, नाम भी वही सजेस्ट करते थे। लेकिन ये कहा जाने लगा, वुकला ये ख्याल करने लगे कि 26वीं आईनी तरमीम से बतौर चेयरमैन जेसीपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात भी वो नहीं रहे, बल्कि जो कमेटी के अंदर 13 मेंबरान है चीफ जस्टिस को छोड़ के 12 मेंबरान, उनकी भी अब इसमें से शामिल हो गई है और वो भी नाम तजवीज़ कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। लेकिन हकाइक इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत से लोग आर्टिकल 175 ए के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है, इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। पूरी जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसका ये पैराग्राफ नंबर जो 23 पैराग्राफ पर मुश्तमिल जो आर्टिकल 175 ए के अंदर तरमीम है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जब चेयरमैन बुलाएगा, या वो कोई और मेंबर भी तजवीज़ कर सकता है अगर चेयरमैन नहीं बुलाता, तो उस इजलास बुलाने की सूरत जो नाम की तजवीज़ करनी है आईनी बेंच के लिए, वो कोई और मेंबर करेगा। इस पर ये जेसीपी खामोश है और यहाँ पर ये समझ आती है कि चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार शायद या तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है या फिर करने वालों से ये भी एक और गलती हो गई। हम सबको मालूम है कि जब हम इस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं 26वीं आईनी तरमीम के, तो इसके अंदर मुतअद्दिद, या मैं तो कहती हूँ जो लाइन पढ़ो गलती नजर आती है। कई पंक्चुएशन मार्क्स की गलती है, क्योंकि हम ये बात इसलिए करते हैं कि जब आईनी तरमीम करनी हो तो उसके अंदर हर चीज का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सबको मालूम है कि आईने पाकिस्तान में एक कॉमा फुल स्टॉप को भी बदलने के लिए आईनी तरमीम ही दरकार होती है। तो आपको ये भी मालूम है कि हम पहले दिन से ये बात बार बार करते रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर दानिस्ता तौर पर गलतियां छोड़ी गई हैं ताकि 27वीं तरमीम के लिए राह हमवार हो सके, या फिर ये जल्दबाजी में जब मेंबरान के जो अहले खाना थे उनको अगवा करने, मेंबरान असेंबली को ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी था, तो उसमें कहीं भूल गए कि ये तमाम तर गलतियां हैं, या फिर ये तरजीह में था ही नहीं, सिर्फ अना की जंग थी कि किसी तरह से आईनी तरमीम करनी ही करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो अब जो गलतियां सामने आ रही है उनसे यही समझ आ रहा है कि ये वाकई सिर्फ अना की जंग थी। आपको तो जुडिशल रिफॉर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि जुडिशल रिफॉर्म ने जुडिशल साइड की कंसल्टेशन के साथ होना है। आप कैसे हो सकता है कि अदलिया जो कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उसको आप टेबल पर बिठाएं ही नहीं साथ, आप इतनी जल्दबाजी में सब कुछ करें, आप महीने को इतनी जल्दी कहें, आप कहें जी हमने 14 सितंबर के बाद देखे ना, हमने आकर 21 अक्टूबर को आकर तरमीम की, तो हमने कितना एक डेढ़ महीना दिया। तो भाई उस एक डेढ़ महीने में भी आपने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से 63 ए के फैसले को बदलवाया, फिर उसके बाद आपने बाकायदा मेंबरान को उठवाया, आपने मेक श्योर किया कि अब की बार जब हम तरमीम की एक और ऑपरेशन करें तरमीम का, तो वो जो है नाकाम नहीं होना चाहिए। तो गलती क्या रह गई? गलती ये रह गई कि जो पैराग्राफ नंबर 23 है आर्टिकल 175 ए का, वो ये कहता है कि फॉर ईच एंटिसिपेटेड और एक्चुअल वैकेंसी ऑफ अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, अ जज in the federal shariat court or a judge in a high court, any member of the commission may give nominations and commission for appointment against such vacancy। इसमें ये दर्ज है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज लगाना हो, अगर कोई हाई कोर्ट का जज लगाना हो, अगर कोई शरीयत कोर्ट का जज लगाना हो, अगर कोई शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना हो, तो उस सूरत
13 मेंबरान में से, जिन 13 मेंबरान के नाम भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, उनमें से कोई भी एक तजवीज़ कर सकता है। लेकिन आईने पाकिस्तान में तरमीम के बाद ये 13वां पैराग्राफ कहीं नहीं लिखता कि अगर आईनी बेंच का कोई मेंबर लगाना होगा तो कमीशन के चीफ जस्टिस के अलावा 12 मेंबरान में से कोई तजवीज़ दे सकेगा। जो अब तक चलते हुए रूल्स हैं, जो अब तक चलती हुई प्रैक्टिस है, जो अब तक चलती हुई रिवायत है, वो तो यही है, कानून भी यही है कि चीफ जस्टिस जो कि चेयरमैन होता है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो इससे पहले सिर्फ जजेस लगाया करता था, वो नाम की तजवीज़ करता था। अब उसकी हैसियत सिर्फ इतनी बदली गई है कि चीफ जस्टिस से उसके एब्सोल्यूट इख्तियार को लिया गया है और इसमें कोई अमर माने नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, होना भी ऐसे ही चाहिए कि अगर चीफ जस्टिस के पास कोई भी, ये बात की जाती है सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो या सदर पाकिस्तान हो, अगर सबकी आप एब्सोल्यूट पावर्स उनसे ले लेंगे तो ही तरीकेकार ठीक चलेगा। जमहूरियत है, जमहूरियत में ये होना चाहिए, किसी एक शख्स के हाथ में इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक गलती बच गई, आपने एक शख्स के हाथ में इख्तियार छोड़ दिया और वो ये कि आपने नहीं लिखा कि आईनी बेंच में किसी जज के लगाने के लिए कोई और मेंबर भी तजवीज दे सकेगा। गो के मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत की साइड से यही कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस अकेला नहीं कर सकता। गो के पहले भी इस किस्म की बातें हमने सुनी है कि चीफ जस्टिस के इख्तियार से माजी में हमने कितना भुगता। आपको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का खासा रहा है अदालती शहीद बनते हैं, और जिस किस्म का रवैया इस वक्त उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ये ना हो कि मुस्तकबिल करीब में वो भी अदालती शहीद बनने की कोशिश करे और अदालतों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे और असल जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट हर जगह अपनी टांग अड़ाए बैठी है उसका जिक्र ना करें। तो अब जो ये मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग के अंदर जाहिर है कि चेयरमैन ऑफ द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है जस्टिस याया अफरीदी, उनके अलावा है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनेट जज, मेंशन करके हुकूमत को ये नोटिस भेजा है जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से भेजा गया है कि भाई आपने जो सेक्रेटरी जेसीपी तो इस वक्त जजीला असलम साहिबा ही मेरे ख्याल से होनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि ये सिग्नेचर्स उन्हीं के हैं या नहीं है जो नोटिस भेजा गया है उसके अंदर। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस के अलावा बाकी मेंबरान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 3 जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा। फिर सेनेटर फारूक एच नाइक, जिनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत की जानिब से नामजद किया गया है मेंबर, जो पार्लियामेंट की सीट्स थी उन पे। शेख आफ्ताब अहमद जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। उसके अलावा मिस रोशन खुर्शीद बरूचा को जो है वो नॉमिनेट किया है, स्पीकर की नॉमिनी है जो कि एक खातून या किसी अकलियत की हो सकती थी, उस पर खातून को जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है नामजद किया गया है। फिर आजम नजीर तारड़, जाहिर है कि वो वजीर कानून के तौर पर फिर हुकूमती नुमाइंदे हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है, वो वहां पर मौजूद हैं। मंसूर उस्मान आवान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, मेंबर जुडिशियल कमीशन है। मिस्टर अख्तर हुसैन ही को पाकिस्तान बार ने अपना नुमाइंदा फिर से मुकर्रर किया, यानी अब वो फिर से 3 साल के लिए 2 साल के लिए जुडिशियल कमीशन के मेंबर रहेंगे आज से। फिर सेनेटर शिबली फाराज और सेनेटर मिस्टर उमर अयूब खान, सेनेटर नहीं है बल्कि कायदे हिस्ब इख्तलाफ जो दोनों हैं सेनेट और कौमी असम्बली में, उन दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नॉमिनेट किया गया है। अगर हम इन 12 की, गो के बहुत से लोग बात करते हैं 6-6 बराबर हो सकता है, 5-7 का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 5-7 का या 6-6 का डिफरेंस तब आएगा जब कोई नॉमिनेशन सामने आएगी। तो एजेंडे पर क्या है? एजेंडे पर पहले है सेक्रेटेरिएट कायम करना है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और दूसरा एजेंडा ये है कि जो आईनी बेंच है उनका तकर्रुर करना है। और यहाँ पर आकर मसला आएगा क्योंकि आईनी बेंच के लिए जो मेरे सामने ये आईने पाकिस्तान की कॉपी है, गजट कॉपी, इसके मुताबिक जो आर्टिकल 175 ए है और आर्टिकल 191 ए जो कि बात करते हैं टोटली जो आईनी बेंचेस हैं उनके कयाम की, उनमें कहीं दर्ज नहीं है कि आईनी बेंच के कयाम के लिए जब किसी जज का नाम लेना होगा सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से, 16 जजेस में से, अभी मौजूदा में से, तो वो कौन करेगा। एक और आईनी बहरान ये भी पैदा हो सकता है कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं 13 मेंबरान, उन 13 मेंबरान में जो 12 मेंबरान मैंने आपको बता दिए, एक जज वो है जो कि आईनी अदालत का सीनियर जज होगा। अगर आईनी अदालत का सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा दिया जाता है तो वो हर सूरत डिफेक्टो इस कमेटी में रहेंगे, अगर तो लगा दिया जाता है, अगर, और फिर वो हमारा एक अलग ही सवाल शुरू होगा। लेकिन उसके अलावा ये कि जो बाकी मेंबरान हैं उनमें फिर जस्टिस जमाल मंदोखिल ऐड हो सकते हैं सीनियरिटी के हवाले से। लेकिन अगर इस वक्त मौजूदा जो 26वीं आईनी तरमीम की के खिलाफ दरख्वास्तों की भरमार आई पड़ी है, वो सब आईनी दरख्वास्तें हैं, उन सबको सुनना है आईनी बेंच ही ने। तो उन दरख्वास्तों को सुनने के लिए जब बेंच बनाना होगा तो सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी की डिमांड है, इस वक्त के हालात की डिमांड है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बिठाइए और उस फुल कोर्ट ने डिसाइड करना है कि आया ये पार्लियामेंट का इख्तियार है अदलिया के अंदर इस किस्म की रद्दोबदल करना या नहीं है। गो कि मैं इस बात पर 200% श्योर हूँ
कि हुकूमत ने ये होने नहीं देना, क्योंकि अगर फुल कोर्ट ही की तरफ मामला जाना होता, तमाम जजेस ही को इख्तियार देना होता, तो हुकूमत को भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस उनकी तरफ बिल्कुल, या उनके जो गैर कानूनी या जल्दबाजी में किए गए इकदाम हैं उनके पीछे साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसे की तरह ये नहीं ढूंढेंगे कि ये बदनीयती से हुआ या नेक नियति से हुआ। वो बिल्कुल देखेंगे कि किस तरीके से हुआ, टाइमिंग क्या थी, कितने लोगों से आपकी बात हुई, किस तरीके से असेंबली में डिबेट हुई, असेंबली में मंजूरी के वक्त ये तरमीम फ्लोट होती हैं, तो उसके बाद हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो तरमीम होने जा रही है ये बिल्कुल ही नेक नियति से हुई। तो यही ख्याल जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी है, उनको मालूम भी है, वो 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी कर चुके हैं। आपने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को सुपरसीड करके तीसरे जज को गो के उनकी काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रही, लेकिन जिस मैनर में लगाया गया वो बाकी जजेस को भी नजर आ रहा है। तो जजेस वैक्यूम में नहीं रह रहे, तो हुकूमत ये रिस्क नहीं लेगी कि फुल कोर्ट बनाए ये बेंच, लेकिन इस वक्त का डिमांड हम आइडियली तो ख्याल कर सकते हैं ना कि यही है। तो उस सूरत में अगर चीफ जस्टिस लगते हैं आईनी बेंच के सरबरा, तो फिर क्या पहले इजलास में जैसे आपने आईनी बेंच के सरबरा को जिस जज के नाम पर गौर हो रहा होगा उसको नहीं बिठाना, तो क्या जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर कभी ही आईनी बेंच के लिए गौर नहीं होगा? क्योंकि चेयर के बगैर तो जुडिशल कमीशन नहीं मुमकिन, ये भी रूल्स में दर्ज नहीं है, ये भी आइन में दर्ज नहीं है। तो एक अजीब किस्म का आईनी बहरान इन्होंने पैदा किया है जल्दबाजी में, और उस जल्दबाजी के समरात हम देख रहे हैं। और मुझे तो कोई शक नहीं है, अगर आपको है, जहां से ये आईनी तरमीम ड्राफ्ट होकर आई है उनके तो दिमाग ही नहीं काम करते हैं बिल्कुल भी। मतलब आसमा जहांगीर साहिबा उनको डफर्स किसी वजह से कहकर गई हैं कि आपका नहीं है लेना देना भाई आइन और कानून से कुछ। बैठे हैं मुल्क के अंदर आइन बनाने वाले, बैठे हैं मुल्क के अंदर कानून बनाने वाले, उन आइन और कानून बनाने वालों का दिमाग भी सिर्फ इतना चलता है कि वो दिन रात बैठकर ये कहते हैं कि अदलिया ने हमारे साथ ये कर दिया, अदलिया ने हमारे साथ वो कर दिया। जिस वक्त इक्तदार में आते हैं भूल जाते हैं कि अदलिया की डोरे कौन खींच रहा था, या जो पार्लियामान है उसकी डोरे कौन खींच रहा था। ये सब कल को बैठे होंगे यहाँ पर सियासी शहीद बनकर और फिर नाम ले रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो शरीके जुर्म हैं वो सभी हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब वो हालात आगे कि जहाँ से ये बाहर निकलकर अगर हमदर्दी लेने की कोशिश करेंगे तो कोई इनके साथ हमदर्दी करेगा। और जिस तरीके का मुल्क में निज़ाम चल रहा है, इंतजार पंजोथा गुज़िश्ता रात बाजियाब हुए, जो उनकी हालत थी, हम उनको वकील के तौर पर किस किस तरह से देखते रहे हैं। और आपने एक शख्स की ये हालत कर दी, उसे पता नहीं आपने उसके साथ किया क्या, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ही मैं कहूंगी उसको, पुलिस मुकाबला तो नहीं कह सकते, वो आपने करके एक शख्स को बाजियाब करा के ये तासुर दिया। यानी आपको पता है अदालत ने डेडलाइन दी है तो आपने उसको पाताल से भी निकाल लिया, लेकिन वो शख्स पिछले 25 दिन से कहीं नहीं था, किसी को मालूम नहीं था किस हाल में था। अब वो उसकी जुबानी ही हम सुनेंगे, लेकिन रियासत माँ जैसी है, सुतेली माँ जैसी है, ये किसी ने नहीं बताया था। अब एक और बहुत बड़ी बात जो बार बार एतराज हो रहे कि जस्टिस याया अफरीदी ने तस्लीम कर ली 26वीं आईनी तरमीम, तो भाई जस्टिस याया अफरीदी ने तो 26वीं आईनी तरमीम तभी तस्लीम कर ली थी जब उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया था। तो जब आईने पाकिस्तान बदल चुका, आइन में रद्दोबदल चाहे बंदूक के जोर से हुआ, चाहे वो रद्दुल पार्लियामान का ऑपरेशन था, कुछ भी था, लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम की सूरत आइन में रद्दोबदल हो चुका। और जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इसी आइन के ऊपर हल्फ उठाया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो हम ये कहेंगे कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाना, मजीद आइन और कानून से मुतालिक बात करके ये साबित करना है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है मुल्क में। हम सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन कहीं से शुरू करना है, कहीं से इस मुल्क में बची कुची जमहूरियत को पनपने देना है। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये इजलास बुलाया है। लेकिन इस इजलास के अंदर जाहिर है कि सब कुछ डिसाइड होगा, सब बातें होंगी, और उसमें हुकूमत पहली मर्तबा जजेस को फेस कर रही होगी, तो बहुत कुछ डिसाइसिव होना है। लेकिन सामने क्या आता है, बताया क्या जाता है, किस तरीके से ये पूरे का पूरा मामला चलना है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे और फिर आपके सामने मजीद भी तफसीलात रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुमकिना आईनी बहरान मैं देख रही हूँ, जाहिर है कि उसको जजेस भी सेंस कर ही रहे होंगे। जब एक हम जैसी नाकिस राय रखने वालों को पता है, तो उन आला दिमागों को तो ज्यादा पता है। और हुकूमत में बैठे जो इंस्ट्रक्शंस पे चलने वाले दिमाग हैं, पता उनको भी है। वो एलामियों के जरिए तफसीलात जरूर बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनसे कितनी बड़ी गलती होगी और उनकी कितनी पकड़ धकड़ बैकग्राउंड में चल रही है। तो अब देखना है, 5 नवंबर को ये इजलास होना है और इसके अंदर मेजॉरिटी बनने की बात तो बाद में आएगी। पहले जो ये आईनी बहरान की सी सिचुएशन है, इसका इदराक जजेस को भी है, हुकूमत को भी है, तो उससे निकलने की कोशिश होगी। हम सबको इन द एंड ऑफ द डे दुआ करनी चाहिए कि हम सब महफूज रहें, इस मुल्क को, इस रियासत को हमारे साथ माँ जैसा सलूक ही करने की खुदा तौफीक दे, सुतेली माँ जैसा करने की तौफीक ना दे। तो अब देखना है क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। मजीद अपडेट्स आपके सामने रखूंगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।